अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री में फास्फोडाइस्टर लिंकेज। अब हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। अब उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, जो लिंकेज बनेगी, उसे हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में था क्या चीजें, वही हम रिवाइज करते हैं। न्यूक्लियोटाइड में हमने कहा था कि हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन। उसके साथ हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस लगी होती है, जिस तरह यहाँ हमारे पास साइटोसिन लगी हुई है इस केस में। उसके साथ हमारे पास एक फास्फेट ग्रुप होता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब हमने इस और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड बनाना है, इनको आपस में जोड़ना है। ये जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ेंगे या लिंकेज के थ्रू जुड़ेंगे, उसे हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। अब इन्हें जोड़ना किस तरह से है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पेंटोज शुगर है, दूसरी ये। इसमें अगर मैं कार्बन गिनना शुरू करूँ, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। इसी तरह यहाँ भी कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। इसमें आप देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3, ये, ठीक है, उसका OH ग्रुप, और जो दूसरा हमारे पास कार्बन नंबर 5 है, उसका OH ग्रुप, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि अगर हम देखें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान इस तरह बनता है कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 वाला OH ग्रुप और दूसरा हमारे पास कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप जो है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह की जो लिंकेज होती है इसे कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। इसका दूसरा जो पूरा नाम है वो है 3' to 5' फास्फोडाइस्टर लिंकेज, क्योंकि एक कार्बन नंबर 3 के दरमियान बन रहा है, एक कार्बन नंबर 5 के दरमियान बन रहा है। तो इस तरह की जो लिंकेज होती है इसे हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। अभी याद रखिएगा, जो डीएनए है उसके अंदर हमारे पास 3' to 5' लिंकेज होती है। आरएनए के अंदर भी यही होती है, 3' to 5', मोस्ट डोमिनेंटली यही होती है ज्यादातर। लेकिन सम टाइम 2 to 3' जो हमारे पास लिंकेज है वो भी पॉसिबल है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हमारे पास 3' to 5' ही होगा, क्योंकि एक तरफ हमारे पास कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप होगा और एक कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप होगा, इनके दरमियान लिंकेज होगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास डीएनए आरएनए एक बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। अब डीएनए में देखें, एक पेंटोज शुगर है, दूसरी पेंटोज शुगर है। इसमें जो फास्फेट ग्रुप दरमियान में जो बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए कार्बन नंबर 3 है। इसका जो हमारे पास ऑक्सीजन था, OH ग्रुप था, हाइड्रोजन तो खैर निकल जाएगा जब बॉन्ड बनेगा हमारे पास फास्फेट के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एक कार्बन नंबर 3 ये बॉन्ड बना रहा है, और जो कार्बन नंबर 5 का है और ये बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 3' to 5' लिंकेज, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फास्फेट जोड़ रहे थे दरमियान में, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये लिंकेज है फास्फोडाइस्टर लिंकेजेस, ठीक है। इसी तरह आरएनए है, उसमें भी यही सीन चल रहा है। हमारे पास कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 का जो हमारे पास OH ग्रुप है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे हमारे पास। इस तरह की लिंकेज को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेजेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें SCQ में पूछते हैं या बार बार MCQs में पूछते हैं ना, वो हमारे पास है प्योरीन एंड पायरामाइडिन एनालॉग्स, जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं। जब आप फार्मा में आएंगे थर्ड ईयर में, ये सारी के सारी ड्रग्स वहाँ पे आपने भी पढ़नी है, ये हम अभी देख लेते हैं इनको। सबसे पहले आता है एलोपिरिनोल, ठीक है। ये हमारे पास एक ड्रग है जो हम यूज करते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरेसीमिया एंड गाउट। जब भी यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, उसको कम करने के लिए, हम उसको ट्रीट करने के लिए एलोपिरिनोल देंगे। या यूरिक एसिड अगर हमारे पास जाके या हमारे पास बिग टो के अंदर जो है अकामुलेट हो जाए जॉइंट्स वगैरह के अंदर, तो काउट हो सकता है, तो उसकी ट्रीटमेंट में भी हम एलोपिरिनोल देते हैं। एलोपिरिनोल हमारे पास एक एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसका नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, जिसकी वजह से यूरिक एसिड नहीं बनता। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है सिट्राबिन एंड वाइड्राबिन, ठीक है। ये हम कहते हैं दोनों एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक है। इन्होंने सिंपल ये करना है, हमारे पास जब भी कोई कैंसर होगा, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें यूज करते हैं एज ए कीमोथेरेपी के तौर पर हम इनको यूज करते हैं ड्रग्स को। अब एक इंपॉर्टेंट ड्रग है एजाथ्योप्यूरिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार MCQs में भी पूछते हैं, अलग से SCQ में भी पूछ सकते हैं। एजाथ्योप्यूरिन जो है ना, ये हमारे पास एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, यानी कि ये इम्यूनिटी को कम कर देता है। जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, उस दौरान हम इस ड्रग को देते हैं बंदे को, ताकि वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर दे और जो हमारे पास टिश्यू है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो टिश्यू रिजेक्शन से जो हमें बचाता है ना, वो ये एजाथ्योप्यूरिन है, जो टिश्यू रिजेक्शन से बचाता है, ठीक है। उसके बाद अगली ड्रग आती है 5-ADO2-डीऑक्सी, ठीक है। ये सिंपल याद रखिएगा, हमारे पास इन्फेक्शन होता है कॉर्निया का, जो कि हमारे पास एक वायरस करवा रहा है जिसका नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। उस वजह से जो हमारे पास डिजीज होती है वो हमारे पास है हर्पेटिक केराटाइटिस, यानी कि एक इन्फेक्शन है कॉर्निया का, ठीक है। इसे ट्रीट करने के लिए हम देते हैं 5-ADO2-डीऑक्सी। ड्रग आती है 5-फ्लोरोयूरासेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। जिससे हमने कहा एजाथ्योप्यूरिन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है 5-फ्लोरोयूरासेल। ये हमारे पास हम देते हैं एंटीवायरल एजेंट के तौर पे, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे एंटी फंगल के तौर पे भी हम इसे देते हैं, एंटीवायरल एजेंट के तौर पे भी देते हैं। जब आप थर्ड में फार्मा पढ़ेंगे ये वहाँ पे डिटेल के साथ है। अब आखिरी ड्रग है अमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन थियोफाइलिन सिंपल ये कहते हैं कि ये हमारे पास
साइक्लिक ईएमपी की कैटाबॉलिज्म को रोकती हैं, कि साइक्लिक ईएमपी के लेवल को इंक्रीज करते हैं। और आप पढ़ चुके हैं साइक्लिक ईएमपी हमारे पास क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है स्मूथ मसल्स की। तो अमाइनोफाइलिन थियोफाइलिन हम एज ए अस्थमा के पेशेंट के अंदर भी यूज करते होते हैं। ठीक है, आप थर्ड ईयर में आके पढ़ेंगे। उन्हें सिंपल क्या करने हैं, उनको रिलैक्सेशन करानी है। बस इतना याद रखें, ये हमारे पास साइक्लिक ईएमपी की कैटाबॉलिज्म को रोकती हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक ईएमपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, वो रिलैक्सेशन करा देगा स्मूथ मसल्स की।